हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कॉमर्स के वन लाइनर एमसीक्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की एमसीक्यूज़ वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो, यह किस मान्यता का आधार है। दोस्तों, आपको जो अकाउंटेंसी की 11th क्लास है उसमें आपको मिलेगा कि प्रथाएँ हमारी 4 होती हैं और अवधारणाएँ हमारी 8 होती हैं। तो उसमें रूढ़िवादिता की परिपाटी या रूढ़िवादिता की प्रथा हमें ये बताती है कि आने वाले दिनों में या भविष्य में जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें लाभ हो या हानि हो, उसमें आपको लाभ को ज़्यादा अहमियत नहीं देना है, आपको हानि को पहले देखना है कि अगर फ्यूचर में आपको ये लग रहा है कि हानि होने वाली है तो आपको उसका आकलन पहले कर लेना है और उसके लिए आयोजन कर लेना है। ठीक है, तो ये रूढ़िवादिता की प्रथा हमको ये बताती है कि लाभ की प्रत्याशा मत करो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हानि होने वाली है तो उसकी व्यवस्था आप ज़रूर कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लेखांकन मानक 3 का संबंध किससे है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जितने भी लेखांकन मानक अपने कंट्री में दिए हुए हैं, नियर अबाउट 32 हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जिसमें स्पेशली लेखांकन मानक 1 जो है वो हमारी लेखांकन की नीतियों से संबंधित है। लेखांकन मानक 2 है वो हमारे रहतिया के मूल्यांकन से संबंधित है। और आज का जो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि लेखांकन मानक 3 का संबंध किससे है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण से इसका संबंध होता है। और लेखांकन मानक 4 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और लेखांकन मानक 6 बैलेंस शीट है। 6 आपके संपत्तियों के ह्रास से है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेने चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। स्पेशली आप 26 भी देख लेना, क्योंकि उसमें आपका अमूर्त संपत्तियों के रिलेशन से है उसका। तो ठीक है, तो लेखांकन मानक 3 का संबंध किससे है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से इसका रिलेशन है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसी व्यावसायिक संस्था का शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अकाउंटिंग फील्ड में जैसे कि हमारी कुल संपत्तियां हैं और दायित्व हैं, ये हमेशा हमारी बराबर होती हैं। लेकिन जब दायित्व हमारा अधिक के कहलाता है या सरप्लस हो जाता है संपत्तियों पे, तो ये हमारा बिजनेस का लॉस दिखाता है। अगर आपकी संपत्तियां दायित्व पे हावी हैं, हैवी हैं, तो यानी आपका बिजनेस प्रॉफिट पे जा रहा है। यानी कुल संपत्ति में से आपके जो बाह्य दायित्व हैं उनको माइनस करने के बाद जो भी आपका बचता है वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और वो आपका शुद्ध मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को माइनस कर देंगे आप, तो आपके बिजनेस का, व्यवसाय का शुद्ध मूल्य निकल आएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत कंपनी के एकीकरण का मतलब समझ लेते हैं कि एकीकरण क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो इसको कंपनी का एमालगमेशन या एकीकरण कहते हैं। और एकीकरण का रिलेशन जो है वो एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से है। किससे है? 14 से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आय के मापन का आधार होता है। ठीक है, तो आय हमारी कैसे मापी जाती है, तो द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार हमारी आय जो है वो मैचिंग से यानी कि मिलान अवधारणा से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मैचिंग अवधारणा से हम अपनी आय को मापते हैं। इसके अलावा मुद्रा मापन अवधारणा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, मुद्रा मापन अवधारणा जहाँ भी आ जाए, आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि कौन से ऐसे एसेट्स है जिसको हम मुद्रा में या बेच सकते हैं, जिसके बदले हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मुद्रा मापन की अवधारणा होती है। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, ऐसी आय जो अर्जित की जा चुकी है किंतु अप्राप्त होती है, ऐसी आय को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अर्जित का मतलब होता है आपके उपार्जित, इसको बोलते हैं, और अर्जित भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप चाहो तो इसको एक्रूड बोलो या अर्नड इनकम बोलो। ठीक है, तो अर्जित का मतलब ये होता है कि हम जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसमें हम कमाई कर चुके हैं,
यानी कि पैसा हमको मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा किसी वजह से हमको अब तक मिल नहीं पाया है। तो यानी कहीं ना कहीं अभी हमारा पैसा वो रखा हुआ है कैश के तौर पे, और जो कैश रखा हुआ है इसका मतलब कि वो हमारी एसेट है कैश। तो ये एक तरह की हमारी एसेट है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संबंधित आय जो होती है, जो क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं, उसमें इसको ऐड करते हैं, और बैलेंस शीट के जो उपार्जित आय या अर्जित आय का जो अमाउंट होता है उसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की हमारी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में अगर यही पूछे था कि ऐसी आय जो अनर्जित आय है, तो अनर्जित आय का मतलब कि वो अभी हमारी कमाई हुई आय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी काम नहीं किया है लेकिन हमको पैसा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लायबिलिटी है, हमारा दायित्व है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में संबंधित आय जो है उसमें से उसको माइनस करेंगे, और जो भी अनुपार्जित आय का अमाउंट रहेगा उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। जैसे कि अभी हमने माल हमको भेजना है, ठीक है, अभी हमको माल भेजना है, ऑर्डर वगैरह हमको मिल गया है, बट अभी हमने माल को भेजा नहीं है, लेकिन पार्टी ने हमको पैसे दे दिया। यानी कि पार्टी ने हमको पैसा एडवांस में दे दिया है। अग्रिम धनराशि वही होता है, यानी पार्टी ने हमको पैसा एडवांस में दे दिया है, प्रीपेड हो गया है। यानी माल तो अभी भेजा ही नहीं हमने, लेकिन पार्टी ने हमको पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। दोस्तों, जब कहीं भी नोट्स जोड़ने की बात आ जाए, या ये आ जाए कि अकाउंटिंग में जो भी समायोजनाएं दी हैं, जो भी अमाउंट दिया है, यानी कि उसका लेखा एकदम निष्पक्ष तरीके से और सही सही किया जाता है, तो वो हमारी पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि लेखांकन विवरण में संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसके अनुपालन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकटीकरण की परिपाटी। रूढ़िवादिता की परिपाटी अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चालू दायित्व के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। करंट लायबिलिटी या चालू दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जिनकी अवधि 1 साल या उससे कम होती है, या तो इनको बजाया जा सके या कुछ भी किया जा सके, इनकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उससे कम होती है। तो आइए देख लेते हैं कि चालू दायित्व क्या होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका यह भी है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसके ऑप्शन से भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि चालू दायित्व के अंदर किसको शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि चालू दायित्व में जो 1 साल के अंदर है वो कौन सी चीज़ है जो आती है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा भवन कह रहा है, बिल्डिंग। ये तो एक हमारी अस्थायी संपत्ति है, इतना तो हम जानते ही हैं, तो ये हमारा दायित्व तो वैसे भी नहीं है। इसके अलावा हमारी बैंक अधिविकर्ष अगर लेते हैं तो उसके अलावा ख्याति लेते हैं, पेटेंट लेते हैं। ये दोनों हमारी एक अमूर्त संपत्ति है, और A, C, D ये हमारी एसेट साइड के आइटम है, हम इसको तो दिखाते ही नहीं। तो इसका मतलब बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी चालू दायित्व है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चालू अब बैंक अधिविकर्ष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आपका बैंक में अकाउंट होता है, मान लो कि आपका अकाउंट में 10,000 रुपये, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, आपको 15,000 की ज़रूरत है, तो बैंक में जो क्रेडिट मैन जिनकी क्रेडिट अच्छी होती है, जिनकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट में अपने बिजनेस की, तो उन्होंने बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। यानी कि आपका प्रेजेंट टाइम में जितना भी बैलेंस अवेलेबल है आपके अकाउंट में, अगर अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है और उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट अगर बैंक आपको निकालने की परमिशन देता है, तो इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं या बैंक अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं। यानी कि 10,000 अमाउंट है, अगर बैंक हमको ये परमिशन दे रहा है कि आप 15,000 निकाल लो, आपको ज़रूरत है, तो हम 15,000 निकाल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। ठीक है, और जैसे ही जब पैसा जमा करेंगे तो बैंक को जो भी काटना होता है वो काट लेगा, जो भी ब्याज काटना होता है वो काट लेगा। तो ऐसी फैसिलिटी सिर्फ क्रेडिट जिनकी अच्छी होती है या मार्केट वैल्यू जिनकी बढ़िया होती है, बैंक को उनके द्वारा ही दिया जाता है।
ठीक है। तो ये होता है बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। अपने अमाउंट से अधिक पैसे के निकालने का परमिशन जब बैंक देता है तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। ये एसेट्स बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रूढ़िवादिता की परिपाटी में निम्नलिखित में लागू होता है। तो अभी इसके बारे में ऊपर भी बात हुई और फिर मैं बता दे रहा हूँ कि रूढ़िवादिता की परिपाटी हमको ये बताती है कि आप भविष्य के लाभों की चिंता मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेरे बिजनेस में लॉस होने वाला है या हमारा माल कहीं डूब गया है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए पहले से ही आप उसका आयोजन कर लीजिए, आप उसका इंतज़ाम कर लीजिए ताकि आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। रूढ़िवादिता की परिपाटी निम्नलिखित में लागू होती है। लेनदार ऊपर छूट प्रदान करने में, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में, वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोविज़न हम उसी का बनाते हैं, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार होता है। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा हमें ये बतलाती है कि आपका जो बिजनेस है ये आजीवन या निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। ये जीवन तब तक, ये बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये आप दिवालिया ना हो जाओ या आपका बिजनेस एकदम लूट ना जाए या आपके व्यवसाय की संपत्तियों को बेच न दिया जाए। तो अस्थायी संपत्तियों के प्रयोजन जीवन काल पर ह्रास लगाने का। ऑप्शन नंबर बी है सहायक कंपनियों के लेखों की उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करने का। प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को प्रकट करने का। आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करने का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अस्थायी संपत्तियों के प्रयोजन जीवन काल पर ह्रास लगाने का। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत ये ऑप्शन आ रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है लेखांकन समीकरण आधारित होता है, यानी कि लेखांकन हमारा समीकरण किस पे आधारित है। 11 लेखा प्रणाली पे है, भारतीय बही खाता प्रणाली पे है, या दोहरा लेखा प्रणाली पे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये मालूम है दोस्तों कि लेखांकन समीकरण हमारा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। द्विपक्षीय अवधारणा या दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में लेखा मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि जहाँ से हमारे भारत लेखा मानक बनते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया फर्स्ट से लेके शायद 32 तक है। तो भारत में लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो गठन है वो हमारा 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है। दोहरा खाता प्रणाली, एकल लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, या भारतीय बही खाता प्रणाली। तो क्वेश्चन ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, पूछने का बस तरीका अलग अलग है दोस्तों। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, बस उनके पूछने का तरीका अलग अलग होता है आयोग का, जिसमें हम सब उलझ जाते हैं। ठीक है। तो द्विपक्षीय अवधारणा की बात जहाँ पर भी आ जाए तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार या द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार ये लेन देन जो है दो, जैसे कि अवधारणा के लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली होती है, ये दोहरा लेखा प्रणाली होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डुअल एंट्री सिस्टम। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यवसाय का लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब हमारी अवधारणा से रिलेटेड ये आ जाए कि मुद्रा मापन की अवधारणा, तो मुद्रा मापन की अवधारणा हमको ये बतलाती है कि इसमें केवल उन्हीं एसेट्स को शामिल किया जाता है या ऐसे कामों को शामिल किया जाएगा जिनसे हम बदले में मुद्रा प्राप्त कर सके, यानी कि आवश्यकता या नीड होने पर हम उनको मार्केट में सेल कर सके और उससे कुछ पैसे प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कंपनी के प्रबंध निर्देशक का स्वास्थ्य। ये तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है कि उसके स्वास्थ्य से हमें क्या लेना देना। कंपनी के माल की गुणवत्ता, ये भी हमारा कोई ऑप्शन कहीं से टैली नहीं कर रहा है। सी है कि मशीनरी टूल का मूल्य, और डी है कंपनी का आकार। दोस्तों ऑप्शन बहुत ही ईजी है। कंपनी के प्रबंध के निदेशक का स्वास्थ्य से हमको क्या लेना देना कि वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है। कंपनी के माल की गुणवत्ता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी जाने। डी ऑप्शन है कंपनी का आकार, यानी मुद्रा मापन में हमको इससे क्या लेना देना है कि कंपनी कितनी बड़ी है छोटी है, कंपनी तो कंपनी है। यानी कि मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, मशीनरी टूल्स का मूल्य। यानी कि हम इनको चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर मार्केट में
बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है 15। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मैं यूट्यूब अपनी वीडियो में अपने चैनल पे जीएस और जीके के भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, क्योंकि डीएसएसबी वगैरह में बहुत सारी स्टेट में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें आपको 30 नंबर के जीएस या जीके भी मांगता है। तो बहुत जल्द मैं वो भी वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, लेटेस्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।